पहले डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर बेसिकली मीन्स पेशेंट को ऐसा लगता है दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। अब पेशेंट डजंट बॉदर कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। Hello everyone, I'm Itish Shrilanka. I'm a mentor here at Power Within Psychology. I'm a licensed clinical psychologist and I have cleared UGC NET JRF and GATE exam as well. तो आज हम लोग जिस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिसऑर्डर इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम एंड ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू। आप लोगों ने सही गेस किया है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा इलेबोरेटिवली पढ़ते हैं हमारे करिकुलम में। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, कॉजेस और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उनके बारे में जो जो क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हमको लगते हैं सीयूईटी पीजी के लिए, उन क्वेश्चंस को हम आज एनालाइज करेंगे एंड अप्रोच कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, हम लोग पहले ये देख लेंगे कि पावर विद इन साइकोलॉजी आप लोगों की एंट्रेंस प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके स्पेसिफिक एग्जाम के लिए क्यूरेटेड हैं। स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी के लिए एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए हमारा लक्ष्य बैच है, जो कि अभी चल रहा है करेंटली, जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं, जिसपे आप लोगों को बहुत सारे लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस और वन ऑन वन सेशंस विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए आरएम बैच, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए सफलता एंड यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए संकल्प बैच अभी कंटिन्यूड है। और इन सब चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी आप विजिट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम सीयूईटी पीजी के बारे में बात करें, जो कंप्रेहेंसिव कोर्स अभी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, दैट इज सीयूईटी पीजी का लक्ष्य कोर्स, जिसमें हमारे लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज और प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन पे बच्चे लैग कर जाते हैं, इसीलिए आपके लिए क्यूरेटेड प्रिपरेशन है जो सिर्फ आपके इंटरव्यू लेवल पे फोकस करता है। और ये हमारे ऐप और वेबसाइट दोनों चीजों में अवेलेबल है। अभी जो बच्चे फाइनल फेज के प्रिपरेशन में है, स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी के, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा करीब है अभी, तो अभी हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को लॉन्च किया गया है, जिसमें डेली रिवीजन टेस्ट, लाइव रिवीजन क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रॉपर स्ट्रेटेजी सेशंस विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी फाइनल फेज प्रिपरेशन को पॉलिश करने के लिए आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग प्लीज हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसपे आपको ये सारी जानकारी आराम से मिल जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ स्किजोफ्रेनिया, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्किजोफ्रेनिया के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द टर्म स्किजोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय हु। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है, दैट इज एमिल क्रेपलिन, यूजेन ब्लॉयलर, सिगमंड फ्रॉयड एंड कर्ट स्नाइडर। तो अभी पहले जो ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना है, दैट इज सिगमंड फ्रॉयड, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा फ्रॉयड के बारे में पढ़ा है ना। अगर उन्होंने कोई डिसऑर्डर का टर्म दिया होता तो वो तो हमको मिल ही जाता बुक्स में। तो बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड तो आंसर नहीं है स्किजोफ्रेनिया का। कर्ट स्नाइडर ने स्किजोफ्रेनिया के बारे में रिलेटेड है वो, उन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिया था, नाम नहीं दिया था स्किजोफ्रेनिया का। यहाँ पे जो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, दैट इज एमिल क्रेपलिन एंड यूजेन ब्लॉयलर। एमिल क्रेपलिन ने जो नाम दिया था उसका नाम था डिमेंशिया प्राइकॉक्स। डिमेंशिया प्राइकॉक्स को बाद में यूजेन ब्लॉयलर ने चेंज करके स्किजोफ्रेनिया का नाम दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंस था। डिमेंशिया प्राइकॉक्स का मीनिंग था क्रेपलिन से कि जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया होता है, क्रेपलिन ने उसका नामकरण किया था। उसके बाद जो यूजन ब्लॉयलर ने किया, वो उसको स्प्लिट माइंड, स्किजो मीन्स स्प्लिट, फ्रेंड मीन्स माइंड, विच मीन्स आपका थॉट एंड इमोशन में स्प्लिट होना। इट इज नॉट अबाउट मल्टीपल पर्सनैलिटी, जो हम स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं, वो मीनिंग नहीं है। दैट मीन्स आपके थॉट या इमोशन उन दोनों के बीच एक स्प्लिट होना, उसको हम स्किजोफ्रेनिया का सिम्टम बोलते हैं। तो यूजन ब्रॉयलर ने हमारा स्किजोफ्रेनिया टर्म कॉइन किया था और दैट इज गिवन इन 1911। ये वाला चीज भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसको कब दिया गया था, एंड द आंसर विल बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किजोफ्रेनिया।
ऑप्शंस आर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, सोशल विड्रॉल एंड थॉट डिसऑर्डर। यहाँ पे पहले हमको समझना है कि पॉजिटिव सिम्टम क्या होती है और नेगेटिव सिम्टम क्या होती है। पॉजिटिव सिम्टम को पॉजिटिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर में, हमारे पर्सनालिटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में हम वो चीजें परसीव करती है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट इज एडिंग समथिंग टू अस, दैट इज अ एडिशन प्रोसेस, इस वजह से उसको पॉजिटिव सिम्टम बोला जाता है। नेगेटिव सिम्टम में जो हमारी डेली फंक्शनिंग होती है, उसमें से कुछ कुछ चीज माइनस हो जाती है, उसमें से कुछ कुछ चीज नेगेटिव हो जाती है। जो प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम है दैट इज अफेक्टिव ब्लंटनिंग और ब्लंट अफेक्ट। उसमें क्या होता है, आपका इमोशन एक्सप्रेशन माइनस हो जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो इस हिसाब से इसमें से कौन सा आंसर होगा? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड थॉट डिसऑर्डर। इन तीनों में कोई कोई चीज हमारी थॉट प्रोसेस में, परसेप्शन में और हमारे थिंकिंग में ऐड हो रही है। तो दीज थ्री आर पॉजिटिव सिम्टम। जो हमारा नेगेटिव सिम्टम है दैट इज सोशल विड्रॉल, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन हमारे ह्यूमन लाइफ का, डेली लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही बड़ा पार्ट है, जिसके बिना ह्यूमन फंक्शन नहीं कर सकते। बट स्किजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है, स्लोली स्लोली सोशली इंसान खुद को आइसोलेट कर लेता है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, जिसको हम नेगेटिव सिम्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following types of schizophrenia is characterized by motionlessness for hours and days? ऑप्शन है आपका डिसऑर्गेनाइज टाइप, पैरानोइड टाइप, कैटाटोनिक टाइप एंड रेसिडुअल टाइप। डिसऑर्गेनाइज टाइप का मतलब होता है कि इसमें कुछ कुछ डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर्स पेशेंट शो करते हैं, जैसे सेल्फ केयर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाना, ऑडली एक्ट करना, ऑड बिहेवियर्स रहना, जो हमारे डेली लाइफ में नहीं होती है। तो दैट इज डिसऑर्गेनाइज टाइप। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम पोस्चर एंड गेस्टर्स जो इंसान मेंटेन करता है। पैरानोइड टाइप में मोस्टली आपका डिल्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है, डिल्यूजन ऑफ पैरानोया जो होता है, जो दूसरों पे डाउट करना, ये शक करना कि आपको कोई हार्म करेगा। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज वेरी स्ट्रांग। परसिक्यूशन, इनफिडेलिटी, डिल्यूजन पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें आपके बॉडीली सिम्टम्स उतने ज्यादा नहीं होते, पोस्चर, मोशनलेसनेस, इन सब चीजों पे उतना ज्यादा सिम्टम नहीं होता है। देन आया आपका रेसिडुअल टाइप। रेसिडुअल सिम्टम्स इज बेसिकली जब स्किजोफ्रेनिया आपका मोस्टली रिजॉल्व हो चुका है, कुछ रेसिडुअल सिम्टम्स बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सिम्टम्स उतने नहीं है, मोस्टली दे हैव रिजॉल्व्ड, एंड थोड़े थोड़े नेगेटिव सिम्टम्स बाकी है, जिस वजह से हम स्किजोफ्रेनिया अभी डायग्नोसिस लेवल पे है, पर उतना फुल फ्लेजेड एक्टिव सिम्टम्स नहीं है। दैट इज द रेसिडुअल पार्ट। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, स्किजोफ्रेनिया is characterized by motionlessness for hours and days. When it comes to motionlessness, the answer is catatonic type. Catatonic type में क्या होता है, वो इंसान, the patient gets a proper posture। जैसे वो किसी एक फिक्स पोस्चर में, इमोबिलिटी, म्यूटिज्म, कभी कभी इंसान बिल्कुल बात नहीं करता, एक आड़ा टेढ़ा पोस्चर में प्रॉपरली रह जाता है वो, और इट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक आपको देखने में अनकंफर्टेबल लगेगा कि वो इस पोस्चर में इतना टाइम है कैसे, बट द पेशेंट मेंटेन्स द पोस्चर रिपीटेटिवली, पूरा दिन वो वैसे ही रहता है। और कभी कभी एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी भी होती है, जैसे कैटाटोनिक स्टूपर होती है। स्टूपर मीन्स जो पूरा ही एक पोस्चर में लगातार बहुत टाइम रह जाना। उसके अलावा एक होता है कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्ट करना, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होना, वो सब चीजें भी होती हैं। तो व्हेन इट कम्स टू बॉडीली सिम्टम्स, मोशनलेसनेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, दोज आर ऑलवेज द फीचर ऑफ कैटाटोनिक टाइप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैटाटोनिक टाइप स्किजोफ्रेनिया। Next question. According to DSM-5 TR, the minimum duration required for a diagnosis of schizophrenia is which? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी में 1 मंथ भी दिया हुआ है, ICD-10 में आई थिंक 1 मंथ था, बट DSM-5 TR में जो फाइनल क्राइटेरिया है उसमें 6 मंथ दिया गया है विथ 1 मंथ ऑफ एक्टिव सिम्टम्स। जैसे 6 महीने, स्किजोफ्रेनिया जब डेवलप होता है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। जो प्रोड्रोमल स्टेज होता है, इट इज इनिशियल स्टेज। अभी धीरे धीरे पेशेंट अकेले रहने लगा है, किसी से बात नहीं कर रहा उतना, थोड़ा डरने लगा है, बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट अभी
फुल फ्लेजेड डिल्यूजन हेलुसिनेशंस वो सब कोर सिम्टम्स अभी फॉर्म नहीं हुए हैं, जस्ट स्टार्ट हो रहा है कंडीशन, उसको बोला जाता है प्रोड्रोमल फेज। रेसिडुअल फेज जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जब पॉजिटिव सिम्टम्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा कॉग्निटिव डिक्लाइन, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सिम्टम्स वो थोड़ा थोड़ा बस रह जाता है एंड की तरफ, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल फेज। एक्टिव फेस जो यहाँ पे DSM-5 TR में मेंशन्ड है कि 6 महीने तक की सिम्टम होनी चाहिए, उसके अंदर 1 मंथ का एक्टिव फेज होना चाहिए, जब सारे सिम्टम्स प्रॉपरली एक्टिव हो, प्रॉपरली सारे कोर सिम्टम्स जैसे आपका डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इन स्पीच, वो सारी चीजें प्रोमिनेंटली विजिबल हो। प्रोड्रोमल एंड रेसिडुअल फेज में नहीं हो, प्रॉपर सिम्टोमेटिक फेज में वो इंसान 1 महीना मिनिमम रहना चाहिए ड्यूरिंग दैट 6 मंथ पीरियड। तो मोस्टली जो कैटेगरी दिया गया है, जो ड्यूरेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है, दैट इज 6 मंथ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज 6 मंथ विथ 1 मंथ ऑफ एक्टिव फेथ सिम्टम। यहाँ पे 1 मंथ और 6 मंथ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है तो आपको 6 महीने ही लिखना है यहाँ पे। Next question. Which of the following is considered a first rank symptom of schizophrenia according to Kurt Snyder? तो यहाँ पे जो सिम्टम्स दिए गए हैं उनमें से कौन से फर्स्ट रैंक सिम्टम में के अंदर आते हैं? द ऑप्शंस आर अवोल्यूशन, थॉट इंसर्शन, सोशल विड्रॉल, ब्लंटेड अफेक्ट। जो चीज आपको मोस्टली फर्स्ट रैंक सिम्टम के बारे में जानने हैं, दैट इज इट मोस्टली इंक्लूड्स पॉजिटिव सिम्टम्स। इट मोस्टली इंक्लूड्स डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्डर्स, delusion of control, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, ये सब चीजें इंक्लूड करती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मोस्टली फर्स्ट रैंक सिम्टम में नहीं आता। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सिम्टम तीनों ऑप्शन में हमारे हैं, एवोल्यूशन, सोशल विड्रॉल, ब्लंटेड अफेक्ट, दोस थ्री विल नॉट बी द आंसर विल बी थॉट इंसर्शन। मोस्टली थॉट इंसर्शन का प्रोसेस ये होता है कि द पेशेंट सेज कि मेरे दिमाग में ना कोई थॉट्स डाल दे रहा है, ये जो थॉट मेरा है, ये जो अभी मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिमाग में लाके डाल दे रहा है ये थॉट सारे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज पेशेंट को लग रहा है कि उसकी वो जो भी सोच रहा है उसको और कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इस वजह से वो सोच रहा है। वो ऐसा चाहता है कि मैं सोचूं, मैं जो सोच रही हूँ ना कि मुझे लोग मार देंगे, वो चाहता है कि मैं ऐसा सोचूं, इस वजह से मेरे को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन्स कि कोई अपने थॉट्स उसके दिमाग में लाके अंदर डाल रहा है, दैट इज बेसिकली आपका थॉट इंसॉर्शन। Next question will be, which of the following is not one of the Bloyler's 4 A's of schizophrenia? ब्लॉयलर का जो 4 A उन्होंने दिया है टू डायग्नोस और टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट स्किजोफ्रेनिया इज। पहले तो हमको वो 4 A याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दैट इज एम्बिवैलेंस, ऑटिज्म, अफेक्ट एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। इन चारों में जो ऑप्शन हमारा सही नहीं है, दैट इज एपैथी। एपैथी इज अ नेगेटिव सिम्टम, और एपैथी में क्या होता है ना, दूसरे, एपैथी इज द ऑपोजिट ऑफ एम्पैथी। दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो कम हो जाती है। अब पेशेंट डजंट बॉदर कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, वो जो कनेक्शन होता है वो धीरे धीरे कट हो जाता है। तो पेशेंट बिकम वेरी एपेथेटिक, वो फील ही नहीं कर पाता कि सामने वाले को फीलिंग क्या है या फिर कौन सा माहौल है, कौन से इमोशंस है, उन चीजों को वो फील नहीं कर पाता उस टाइम, दैट इज एपैथी। जो 4 A ऑफ स्किजोफ्रेनिया है, जैसे मैंने बोला, एम्बिवैलेंस मीन्स साइमल्टेनियसली अपोजिंग चीजें होती है, कंफ्यूजन बहुत रहती है थॉट में क्लैरिटी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती है जिनका आपस में कोई मेल नहीं होता। उसके अलावा आपका हो गया जैसे अफेक्टिव ब्लंटनिंग और अफेक्ट अफेक्ट ऐसा होता है कि ब्लंटेड अफेक्ट, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल सिम्टम है स्किजोफ्रेनिया में। आपका इमोशन एक्सप्रेशन की एबिलिटी, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, वो चीजें कम हो जाती है, जिसको बोला जाता है अफेक्टिव ब्लंटनिंग। उसके अलावा द नेक्स्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म इज विड्रॉल इनटू एन इनर वर्ल्ड। स्किजोफ्रेनिया में लोगों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जो रियलिटी के साथ वो उतना इंटैक्ट नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपको बोल रहा है कि वो एक इंसान को देख रहा है जिससे वो बात कर रहा है, जो रोज उसके पास आती है, बैठती है और बात करता है, पर वो चीजें एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज हिज हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन टॉकिंग। वो चीजें एक्चुअल में रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। So the patient meets another world of his. He
mostly he goes into the inner world and creates a totally different reality. तो इसलिए बोला जाता है उस सिम्टम को ऑटिज्म। नेक्स्ट विद एसोसिएशन डिस्टरबेंस। एसोसिएशन डिस्टरबेंस इज जो आपके थॉट्स होते हैं पेशेंट के, एक के बाद एक, जैसे हमारे हम जो सोचते हैं ना उसमें एक सीक्वेंस होता है, रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में जो थॉट्स आते हैं उनके बीच में जो कनेक्ट होता है वो टूटा हुआ होता है। एक थॉट के बाद कौन सा थॉट आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोल आप पूछ रहे हो कि आपने खाना कब खाया था, तो वो बोल रहा है कि मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके बाद तुरंत ही कोई अलग अलग टॉपिक पे जंप कर रहा है कि मेरे कजिन ऐसे थे वैसे थे। तो वो जो थॉट्स के अंदर जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, वो डिस्टर्ब्ड रहता है। तो ये चार सिम्टम्स होते हैं, 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो यहाँ पे आपकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, दैट इज एपैथी। Next question. Which of the following best differentiates schizophrenia from schizoaffective disorder? This is a very important question क्योंकि ये दो चीज बहुत ही ज्यादा confusing है थोड़ा डायग्नोज करने के लिए भी। तो पहला जो है presence of hallucination, presence of negative symptom, age of onset. These three mostly are same. स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर दोनों में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स तो होते ही हैं। इस वजह से आपका हैलुसिनेशन, नेगेटिव सिम्पटम मोस्टली रहते ही हैं और एज ऑफ ऑनसेट मोस्टली ओवरलैप करते हैं इन दोनों में। जो यहाँ पे प्रॉपर डिस्टिंग्विश है, दैट इज प्रोमिनेंट मूड एपिसोड्स अलोंग विथ साइकोटिक सिम्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, स्किजोफ्रेनिया में हमारे प्रोमिनेंट मूड एपिसोड्स नहीं होते। मूड फीचर्स कभी कभी हो सकते हैं बट वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता जैसे हम डायग्नोज कर सके। स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स है उसके साथ-साथ मूड डिसऑर्डर के सिम्पटम भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। आप एक साथ उन दोनों को डायग्नोज कर सकते हो। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो-जो क्राइटेरिया है सिम्पटम के, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, स्पीच, वो सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके साथ-साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर मैनिक एपिसोड के लिए जो क्राइटेरिया मैच करने चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एंड ऑल्सो 2 वीक का पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे ओनली स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम एग्जिस्ट करते हैं, मूड सिम्पटम नहीं करते एग्जिस्ट। तो मोस्टली इट इज स्किज़ो अफेक्टिव। तो स्किज़ोफ्रेनिया पहले आता है। स्किज़ोफ्रेनिया सिम्पटम्स होते हैं, उस बीच में कभी-कभी ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे मूड डिसऑर्डर की क्राइटेरिया प्रॉपरली मीट होती है और कभी-कभी ऐसा फेज़ भी आता है जहाँ पे मूड डिसऑर्डर की क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं मीट होती और मूड के सिम्पटम्स नहीं होते। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपको जानने में ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ओनली स्किज़ोफ्रेनिया में कभी-कभी मूड सिम्पटम्स होते हैं। ओनली बाइपोलर में भी कभी-कभी साइकोटिक सिम्पटम होते हैं। जैसे मैनिक एपिसोड में देयर कैन बी डिल्यूजन, देयर कैन बी हैलुसिनेशन, बट फुल ब्लोन जैसा होता है डिल्यूजन, फुल ब्लोन साइकोसिस या फिर फुल ब्लोन मैनिक सिम्पटम, वो चीजें नहीं होती। थोड़ा-थोड़ा इंस्टेंसेस होता है, बट स्किज़ो अफेक्टिव में क्या होता है, दोनों डिसऑर्डर के क्राइटेरिया एक साथ मीट हो रहे होते हैं। उसके अलावा 2 वीक का ऐसा पीरियड रहता है जहाँ पे ओनली स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स आर प्रेजेंट विदाउट मूड सिम्पटम्स। अगर ये पूरा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, देन ओनली हम उसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट इज The concept of dementia praecox was proposed by which psychologist? Eugene Bleuler, Emil Kraepelin, Kurt Snyder, Adolf Meyer. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो अभी आपको ये आंसर बताना है कि डिमेंशिया प्राइकॉक्स किसने दिया था। द करेक्ट आंसर विल बी एमिल क्रेपलिन, जैसे हमने डिस्कस किया था। एमिल क्रेपलिन से पहले भी किसी ने दिया था, डिमेंस प्रीकॉस नाम था उसका, एंड डिमेंस प्रीकॉस टर्म दिया था बेनेडिक्ट मोरेल ने। ये आपको स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री में पढ़नी है कि उसका जो नामकरण हुआ है प्रॉपर, वो कौन से फेज देके गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी एमिल क्रेपलिन। नेक्स्ट, which neurotransmitter dysfunction is most strongly associated with schizophrenia? मोस्टली इस पे जो आंसर है, मोस्टली द आंसर विल बी कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का डिसफंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द आंसर हियर विल बी डोपामिन, क्योंकि जो हम बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते हैं उसमें जो प्रोमिनेंट न्यूरोट्रांसमीटर उभर के आता है, दैट इज डोपामिन। क्यों? डोपामिन जब बॉडी में इंक्रीज होती है, इट मेक्स इंक्रीज इन पॉजिटिव सिम्टम।
जो हमारा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एक्साइटेशन या फिर थॉट डिसऑर्डर्स, वो सब चीजों की इंक्रीज मोस्टली डिपेंड करती है डोपामिन लेवल इन द बॉडी। जैसे ही डोपामिन इंक्रीज होती है, आपका पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डोपामिन। Then next question. A patient believes that news anchors on television are sending special messages meant only for them. This is an example of which symptom? Basically, जब आप न्यूज में कुछ देख रहे हैं, the patient is saying कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। जो न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं ना, वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से सिम्पटम के अंदर आएगा। पहले डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर बेसिकली मीन्स पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई बहुत बड़ी एबिलिटी है। उसको एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर बेसिकली मैनिक सिम्पटम में भी आता है और स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स में भी आते हैं। उसको थोड़ी सुपीरियरिटी होती है कि पेशेंट को, उसको लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी एबिलिटी है। जैसे कोई-कोई बोलते हैं कि मैं अभी सीएम हूँ, इंडिया का चीफ मिनिस्टर हूँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ। और उसके अलावा ऐसे भी बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे को सारे लोग पैसे माँगने आते हैं, जबकि रियलिटी इज़ डिफरेंट। बट उसको लगता है कि उसके पास बहुत पावर है, उसके पास एक प्रॉपर पोजीशन है, जिस उसके पास बहुत बड़ी एबिलिटी है कुछ चेंज करने का। जैसे सम पेशेंट आल्सो क्लेम्स कि मेरे पास कैंसर का क्योर है, मैं क्योर कर सकता हूँ कैंसर, मेरे पास एक नई डिस्कवरी है। तो ये चीजें एग्जाम्पल है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर की। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, दैट इज थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, द पेशेंट फील्स कि वो जो चीजें सोच रहा है, वो चीजें बाहर ब्रॉडकास्ट हो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको ये लग सकता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो रेडियो में सुनाई दे रहा है, रेडियो में सारे लोग वो बोल दे रहे हैं। या फिर जो भी मैं सोच रहा हूँ ये मेरे आसपास के लोग सारे कैसे जान ले रहे हैं, उनको तो सब पता है मैं जो सोच रहा हूँ। तो उसका ये बिलीव होता है कि जो चीजें वो सोच रहा है, वो चीजें बाहर वालों को भी पता है, वो चीजें प्रॉपरली ब्रॉडकास्ट हो रहा है। दैट इज थॉट ब्रॉडकास्टिंग। देन कम्स डिल्यूजन ऑफ लव। डिल्यूजन ऑफ लव बेसिकली मीन्स द पेशेंट हैज दैट बिलीफ कि कोई एक फेमस इंसान है जो उससे प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ऐसे बोल सकता है कि जो कियारा एडवानी है, जो हमारी हीरोइन है, उसको मुझसे प्यार है, आपको नहीं पता, हमारी बातें होती हैं। और जब भी कियारा आडवाणी टीवी पे आए, उसको वो बोलता होगा कि वो मुझसे प्यार करती है, सी इज इन लव विथ मी। तो दिस इज द डिल्यूजन ऑफ लव, कि एनी फेमस पर्सन इज इन लव विथ यू। दैट इज डिल्यूजन ऑफ लव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, दैट विल बी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये क्यों होगा? क्योंकि आप ध्यान से, आपको केस एक पहले समझना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि जो मैसेजेस टीवी में आ रहे हैं, वो मेरे लिए हैं। तो जो भी पेशेंट क्लेम्स कि जो भी आसपास की बातें हो रही हैं, जो भी इवेंट हो रहा है, वो सब उसके बारे में है। ऑल ऑफ दोज आर रेफरिंग टू हिम बेसिकली। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पेशेंट को लग सकता है कि अगर दो लोग उसके सामने बात कर रहे हैं, द पेशेंट फील्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट मी। अगर टीवी में कुछ चल रहा है तो द न्यूज एंकर इज स्पीकिंग अबाउट मी। अगर कोई चीज उसके आसपास कुछ भी विस्पर चल रहा है, तो ही फील्स कि ये चीज मेरे बारे में हो रही है, या फिर ये चीज मेरी वजह से हो रही है। इट इज ऑलवेज रेफरिंग टू मी। तो दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसका आंसर होगा। हमारे वेबसाइट पे जाके आपको मोर सर्विसेज में जाना है, जहाँ पे फ्री क्विजेस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स के कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे यू विल जस्ट हैव टू पुट योर नंबर, देन आप लोग ये टेस्ट आराम से फ्रीली अपीयर कर सकते हैं और अपने स्कोर को असेस कर सकते हैं आराम से। और एक चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं हमारे कोर्सेज के बारे में। ब्रह्मास्त्र बैच अभी अभी लॉन्च हुआ है, और वो आपके फाइनल रिवीजन के लिए, दैट इज एक्चुअली ब्रह्मास्त्र। तो वो आप लोगों को अभी तुरंत से एनरोल कर लेना है, जिसपे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। सो बिफोर एंडिंग द क्लास, आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए अभी, उसमें कहीं पे भी कुछ डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस विद इलेबोरेटिव आंसर्स अगर आप फिजिकली भी अवेलेबल करना चाहते हैं, तो हमारी प्रगति टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है परचेस के लिए।
चाहिए, आप हमारे ऐप में या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।